क्या हर पैसे के लेन देन को या पैसे की डिमांड को या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड को डाउरी कहा जा सकता है? आइए जानते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो कि पास हुआ है 20 जून 2021 को, जिसके अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया एक्यूज को 498A में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर, डाउरी डेथ के अंदर। कौन से पॉइंट्स पर और क्यों, आइए जानते हैं मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तानी ये प्रथा रह चुकी है कि जब भी शादी होती है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ पैसों के, जेवरात के या किसी ना किसी चीज़ के लेन देन ज़रूर होते हैं। तो क्या हर लेन देन को हम डाउरी कह सकते हैं? जब भी केस फाइल होता है तो हमेशा लड़की एक पूरा लिस्ट डालती है कोर्ट के सामने और ये कहती है कि ये सारी की सारी चीज़ें जहेज के तौर पे दी गई थी, यानी कि डाउरी के तौर पर। क्या सचमुच में वो कानून की नज़र में डाउरी है? इसे साबित करने के लिए मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कलकत्ता हाई कोर्ट का ये जजमेंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लेटेस्ट है। ये है जून 2021 का। इसके अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बताया है कि किन चीज़ों को हम डाउरी कह सकते हैं और किन चीज़ों को डाउरी नहीं कर सकते। ये मैटर जो है, इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक लड़की थी, उसकी शादी होती है गाँव में और शादी के 44 डेज़ के अंदर उस लड़की ने आत्महत्या कर लेती है। और उसके आत्महत्या करने के बाद लड़की का बाप एक कंप्लेंट फाइल करता है पुलिस स्टेशन में, ये कहते हुए कि भाई मैंने मेरी बेटी को सारा का सारा जहेज का सामान दिया था, जितना मेरे से हो सका उतना मैंने शादी के तौर पर दिया, और उसके बाद मैंने और एक उसके साथ प्रॉमिस किया था कि एक गोल्ड चेन जो है वो मैं एक शादी के 6 महीने के अंदर दूंगा। तो ये जो गोल्ड चेन यानी कि सोने की चेन को लेकर मेरी बेटी के ऊपर बहुत हैरेसमेंट होता था। उसके पूरे घर वाले, उसका हस्बैंड, उसके सास ससुर, यहाँ तक कि उसकी हस्बैंड की बहन और उसका बहनोई, वो तक जो है मेरी बेटी के ऊपर हैरेसमेंट करते थे, उसे बहुत टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ये कंप्लेंट फाइल होने के बाद FIR रजिस्टर हो जाती है लड़के पर और लड़के के पूरे ख़ानदान पर। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर 498A के अंदर और 304B यानी कि डाउरी डेथ के अंदर केस रजिस्टर होने के बाद मैटर जब जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, ये मैटर कमिट हो जाता है सेशन कोर्ट को, क्योंकि इसके अंदर का डाउरी डेथ जो है वो सेशन ट्राइबल मैटर है। सेशन के अंदर ये मैटर चलता है। उसके अंदर जो हस्बैंड के लोग होते हैं, जो प्रोसिक्यूशन के अगेंस्ट यानी कि डिफेंस के लोग होते हैं, वो एक एक करके अपना डिफेंस रखते हैं। सबसे पहला डिफेंस उनका ये रहता है कि भाई हमारे बीच में कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ही नहीं, हमारे जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, लड़का जो था वो रहता था गांव में और लड़का जॉब करता था शहर में, कलकत्ता में वो जॉब करता था एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, जिसकी वजह से उसे पूरा हफ्ता भर जो है वो अपने जॉब की जगह पर रहना पड़ता था और सिर्फ हफ्ते में एक बार यानी कि छुट्टी में, वीकेंड में जो है वो अपने घर आता था, यानी कि लड़की के पास आता था। तो जब वो हफ्तों घर में नहीं रहता था तो उसने कब उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती किया और कब उसके पार उसने हरासमेंट किया। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो हरासमेंट के चलते उसके माँ बाप को आना पड़ा, उसके माँ बाप को समझाना पड़ा, क्योंकि अगर समझ लीजिए शादी के बाद अगर उसे इतना टॉर्चर किया जा रहा था तो कुछ ना कुछ तो लोग आते, हम मायके के लोग आते और यहाँ पे ससुराल वाले बैठते, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हुई। उसकी कॉज ऑफ डेथ जो क्यों किस रीज़न से वो जो है उसकी कॉज ऑफ डेथ हुई, ये भी पूरी तरीके से पक्का मालूम नहीं था। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिफेंस जो रखा गया लड़के की तरफ से वो ये कि लड़की बहुत ही इल टेम्पर थी, यानी कि छोटी छोटी चीज़ को लेकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और वो ऐसी हरकतें करती थी जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। इसके अलावा लड़के ने कहा कि ये जो लड़की थी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और वो भी किसके साथ पता है? उस लड़के की बहन के हस्बैंड के साथ उसका इलीगल रिलेशनशिप था, जिसके चलते हो सकता है कि उसने जो है अपनी जान दे दी हो या सुसाइड कर लिया हो। ये सारी की सारी चीज़ें जज के सामने रखी गई। जज ने सारी चीज़ों को आकलन करके कहा कि भाई जो भी डिफेंस रखा गया है उनमें से एक भी चीज़ें प्रूव नहीं की गई। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो प्रोसिक्यूशन के विटनेस है, प्रोसिक्यूशन ने कुछ 8 विटनेस लाए थे कोर्ट के सामने, जिसके अंदर पुलिस वाले भी थे, लड़की का बाप था और उसके और दूसरे ख़ानदान
वाले थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जितने भी विटनेस हैं इनको मैं डिसबिलीव नहीं कर सकता। उन सारे विटनेसेस ने कहा है कि इसने जो है लड़की के ऊपर टॉर्चर हुआ है उस गोल्ड की चेन को लेकर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो इसका सुसाइड हुआ है वो शादी के 44 डेज़ यानी कि 2 महीने के अंदर ही ये लड़की ने सुसाइड कर ली। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देख के लगता है कि भाई ये तो केस बैठता है और ये सारे सेक्शन के अंदर जो है कन्विक्शन हो गया इन ससुराल वालों को और हस्बैंड को। ये जजमेंट पास होने के बाद मैटर जाता है अपील में। हस्बैंड्स और उसके सारे रिश्तेदार अपील फाइल करते हैं हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ों को रखा जाता है आर्ग्यूमेंट के तौर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूवर्स। मैं चाहती हूँ कि आप ये सारे के सारे पॉइंट एक एक करके नोट डाउन कीजिए ताकि आपके मैटर में ये सारी की चीज़ें काम आएँ। सबसे पहले उन्होंने ये एक्सप्लेन किया डिफेंस के अंदर कि भाई जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर डाउरी को एक्सप्लेन किया गया है यानी कि डाउरी को जो डिफाइन किया गया है उसमें क्लियर तौर पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी कैश या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो लिया और दिया जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में वो जो है वो शादी को लेकर होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। शादी के बदले में या शादी के एवज में वो सारी चीज़ें रखी जानी चाहिए, उसे ही हम डाउरी कहते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं समझ लीजिए मैं पेन खरीदने जा रही हूँ तो मैं पैसे दूंगी और पेन लूँगी। दुकानदार तो यही कहेगा कि भाई पैसे दो और पेन लो, पैसे दो और बुक लो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर ससुराल वाले कहते हैं कि भाई पैसे दो और अपनी बेटी के शादीशुदा होने का टाइटल ले जाओ, तो अगर इस तरीके का कोई कंसिडरेशन, कोई शर्त अगर रखी गई है शादी के तौर पर तो ही उसे जो है डाउरी माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज़ खुद से दी जाती है, खुशी से दी जाती है, कोई कस्टम की वजह से दी जाती है, उसे डाउरी नहीं मानते, उसे जहेज़ नहीं माना जाता। सबसे पहला पॉइंट ये था। अगर आप गौर करेंगे तो इसके अंदर जो लड़की का बाप था उसने कहा कि मैंने अब जितना मुझसे हो सका मैंने चीज़ें दी, मैंने गिफ्ट दिया, मैंने डाउरी दिया। यानी कि अगर लड़की का बाप खुद से कोई चीज़ें देता है तो उसे डाउरी नहीं कहा जाता। ये सबसे पहला पॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डाउरी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। यानी कि शादी के तौर पर रखी गई शर्त जो होती है वो डाउरी होती है कि अगर जब तक आप ये पैसे नहीं दोगे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी नहीं दोगे तो शादी होगी नहीं, और जब ये शर्त तय हो जाती है तो ही शादी होती है। इसे कहते हैं डाउरी। और कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसा कोई इंसिडेंट शो ही नहीं हुआ है एफआईआर के अंदर, ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया गया है, फिर भी एफआईआर दर्ज होती है। ये आज की बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है कि पता नहीं क्यों, क्या पुलिस को लैक ऑफ नॉलेज है या कोई और रीज़न है, मैं नहीं जानती, कि इस किस्म के मैटर्स को जिसके अंदर डाउरी का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और कई जेन्युइन केसेस होते हैं जिसके अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये मेरी चीज़ें समझ के बाहर हैं। तो खैर अभी हम अपने मैटर में आते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया कि ये तो डाउरी होता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर डिमांड था ही नहीं। इसके अंदर लड़की वालों ने खुद अपनी तरफ से चीज़ें दी थी। और जो गोल्ड चेन की बार बार बात की जा रही है, वो गोल्ड चेन भी उसने अपने खुद मर्जी से देने की बात कहा था कि शादी के 6 महीने के अंदर अंदर जो है मैं गोल्ड चेन यानी कि सोने की एक चेन दूंगा। इसमें भी कहीं भी डिमांड शो नहीं हो रहा। इसके बाद का पॉइंट था कि अगर 44 डेज 2 महीने में अगर लड़की को इतना टॉर्चर किया गया, तो जब वो लड़की बात पे अपने बाप को फ़ोन करके सारी चीज़ें बता रही थी, तो उसका बाप, लड़की का बाप या लड़की के कोई भी रिश्तेदार वहाँ पर आए क्यों नहीं मीटिंग करने के लिए और समझाने के लिए। ऐसा इंसिडेंस भी पूरे एफआईआर में कहीं शो नहीं हुआ। इसके अलावा और एक चीज़ रखी गई कि जो विटनेसेस जिनको एग्जामिन किया गया, 8 विटनेस को एग्जामिन किया गया, सारे के सारे रिलेटिव थे। और उस सारे के सारे रिलेटिव में से जो सिर्फ फादर का विटनेस है उसको ही जो है कहा जा सकता है कि वो एक तरीके का विटनेस है, यानी कि उसने जो कुछ भी कहा डायरेक्टली उसने अपनी बेटी से सुना फ़ोन पर। बाकी के जितने भी विटनेसेस थे वो हियर से एविडेंस वाले थे, यानी कि उसको फादर ने बताया था। बाकी के जो रिलेटिव थे उनको फादर ने बताया कि मेरी बेटी ने ऐसा बताया। तो ऐसे जो वाया जो चीज़ें आती है ना, इन्फॉर्मेशन आती है, इसे हियर से विटनेस कहते हैं। हियर से का मतलब होता है जो डायरेक्टली देखा नहीं है, जिसने डायरेक्टली वो चीज़ें सुना नहीं है, उसने डायरेक्टली कोई भी सेंस से उस चीज़ों को परसीव नहीं किया है, बल्कि किसी और ने कहा उससे, इसीलिए उसने ये चीज़ें सुनी, किसी और ने कहा, किसी और ने बताया तो वो चीज़ें उसे पता चली। तो इसे हम कहते हैं हियर से। तो फादर के अलावा बाकी के जितने भी विटनेस हैं वो सारे के सारे हियर से हैं। तो ये भी एक इनका पॉइंट था। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि
8 विटनेसेस के अंदर सारे के सारे जो थे वो या तो रिलेटिव थे और बाकी के जो थे 1-2 पुलिस वाले थे, लेकिन कोई इसके अंदर इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं था। इंडिपेंडेंट विटनेस यानी कि जैसे कि नेबर हो गए या कोई बाहर का कोई बंदा हो गया जो ना के रिलेटिव है लड़की वालों के और ना ही लड़के वालों के। तो इस तरीके के नेबर को भी लाना चाहिए था, जो कि ये मैटर के अंदर दूर दूर तक ऐसा कोई विटनेस यानी कि इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस तो खैर प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया, लेकिन हस्बैंड ने प्रेजेंट किया। हस्बैंड ने 4 नेबर को लेकर आया कोर्ट के सामने और चारों के चारों नेबर ने ये कहा कि हमें कभी भी इनके घर से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ सुनाई नहीं दी, और जब भी हम लोग जो है वो दुल्हन से बात करते थे, क्योंकि नई नवेली दुल्हन थी, 2 महीने की शादी थी, तो उसने हमसे भी ये सारी चीज़ें बातें नहीं कही कि भाई वो लड़के वाले जो उसे टॉर्चर करते हैं या उसे कोई तकलीफ़ देते हैं। तो नेबर ने भी इन सारे चीज़ों को कहा कि भाई ये चीज़ें हमारे सामने नहीं हुई और हमें कभी ये चीज़ों की आवाज़ तक सुनाई नहीं दी। इसके नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहता है कि जब फादर विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ, लड़की का बाप जिसने एक कंप्लेंट दर्ज कराया था, तो उससे सवाल पूछा गया कि भाई क्या आपकी बेटी क्या बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी, क्या उसका टेम्परामेंट हमेशा बहुत हाई रहता था? तो उसके फादर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मेरी बेटी जो थी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली थी और उसका टेम्परामेंट कुछ अलग टाइप का था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा हो जाती है। ये चीज़ खुद प्रोसिक्यूशन ने यानी कि वो फादर ने एक्सेप्ट की थी। इसके बाद का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया, उस डॉक्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई कॉज ऑफ डेथ क्या है मैं क्लियरली नहीं बता सकता। उसका रीज़न ये था कि उसके पेट में से कुछ 200 ml का कुछ लिक्विड मिला ऑपरेशन के तौर पर, यानी कि जब पोस्टमार्टम हो रहा था तो डॉक्टर को लड़की के पेट से 200 ml का लिक्विड मिला, जिसमें कुछ एकदम अजीब सी स्मेल आ रही थी, पंजन स्मेल आ रही थी। तो उसे जो है लोगों ने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए दिया कि ये पता लगे कि ये है क्या। तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई ही नहीं ये मैटर के अंदर। तो जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया वो डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बना के दिया कि भाई इसकी एग्जैक्ट वजह क्या है मरने की, ये मैं नहीं बता सकता तब तक जब तक कि केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो उसके पेट में जो 200 ml की जो लिक्विड मिला, वो लिक्विड था क्या? क्या वो पॉइज़न ही था या पॉइज़न नहीं था? अगर पॉइज़न था तो क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग पॉइज़न था कि एक इंसान की डेथ जो है वो इतनी स्पॉन्टेनियस कर दे? ये सारे की सारी चीज़ें जो थे ये शक के दायरे में थे, यानी कि कॉज ऑफ डेथ यानी कि उसके मरने की वजह क्या थी ये ही क्लियर नहीं थी। तो ये सारे के सारे डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, बताए जाते हैं, और इस डाउट का बेनिफिट जो होता है वो हमेशा एक्यूज़ को मिलता है। तो व्यूअर्स याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि आप अपनी तरफ से ज़्यादा एविडेंस और ठोस और पुख्ता एविडेंस लेकर आएँ। कई बार ऐसा होता है कि खुद प्रोसिक्यूशन का केस ये बयान कर देता है कि वो किस तरीके से नापायदार है, यानी कि उसे किस तरीके से बिलीव नहीं किया जा सकता। हर जगह कहीं ना कहीं शक के जो होल्स होते हैं वो छूट जाते हैं, कई बार एफआईआर की स्टोरी के अंदर, और कई बार इस तरीके से जब एविडेंस चलता है, जब एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स आती है उसके अंदर। तो ये चीज़ आपको जजमेंट्स के ज़रिए सीखनी है। इसके बाद का पॉइंट ये था कि जो प्रोसिक्यूशन है वो प्रूफ ही नहीं कर पाया कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसकी डेथ हुई। यानी कि देखिए जो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 2 महीने से टॉर्चर चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा हुआ क्या, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गए थे जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि इसके अंदर कॉज ऑफ डेथ यानी कि वो किस तरीके से मरी, क्यों मरी, ये चीज़ें क्लियर ही नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर साबित हो ही नहीं पाई। तो सर्कमस्टेंसेस ऑफ डेथ जो है वो क्लियर नहीं है। ये नेक्स्ट पॉइंट था। इसके बाद का और एक पॉइंट ये बताया गया कि प्रोसिक्यूशन ये भी नहीं प्रूफ कर पाया कि जब वो मरी उसके एग्जैक्टली पहले जो है बहुत ज़्यादा उसे जहेज़ के लिए डिमांड की गई और जहेज़ के लिए टॉर्चर किया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स रखने के बाद ये कहा गया कि भाई ये चीज़ जो है वो कहीं फिट नहीं होती ये सेक्शन के अंदर, और इसमें उसे एक्विटल मिलना चाहिए। और जो सेक्शन 304B है यानी कि डाउरी डेथ, तो डाउरी डेथ के अंदर जैसे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि एक प्रिजम्पशन है जो हमेशा प्रोसिक्यूशन को मिलता है अंडर सेक्शन 113B, सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये प्रोसिक्यूशन को अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डेथ है, जो कॉज ऑफ डेथ है वो ही क्लियर नहीं है, सारी की सारी चीज़ें जो शक के दायरे में है। इसीलिए 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रिजम्पशन है वो एक्यूज़ के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं होना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलना चाहिए।
फिर इसके बाद शुरू हुआ प्रोसिक्यूशन का आर्ग्यूमेंट। प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट में पीपी ने ये कहा कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है जिसके अंदर लड़की को जहेज़ के लिए वो सताया जाता है, कोई भी डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं होता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है डायरेक्टली एविडेंस जो है वो जुटाना। उसके अलावा जब भी जिस तरीके से जहेज़ की मांग की जाती है या इस तरीके से सताया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ इन सीक्रेट होती है, यानी कि 4 दीवारी के अंदर होती है। लड़की जो है इसका ढिंढोरा नहीं पीटती, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं बताती, तो इसीलिए भी जो है ये चीज़ें दबी हुई रहती हैं। इसीलिए सारी चीज़ें जो है हमें डायरेक्ट एविडेंस लाना जो है पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ये मैटर के अंदर भी जो है डायरेक्ट एविडेंस जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है और इसके अंदर एक्यूज कल्प्रिट है और एक्यूज को सज़ा दी जाए। अब ये सारे के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद कोर्ट अभी अपना ओपिनियन देता है, और अपने ओपिनियन देने के टाइम पे सबसे पहली चीज़ कोर्ट ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि सही बात है कि जब भी ऐसे कोई मैटर्स होते हैं, डाउरी के मैटर्स होते हैं, तो डायरेक्ट एविडेंस मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर कंडक्ट ऑफ एक्यूज, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, यही सारी चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये जो क्रूअल्टी हो रही थी, जो हैरेसमेंट हो रहा था लड़की के ऊपर, ये भी जो है किसी इस चीज़ का डायरेक्ट विटनेस प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद नहीं है। ये एक एडमिटेड फैक्ट है। जाहिर सी बात है, ये जो है अपने ससुराल में थी और वो लोग अपने मायके में थे। डायरेक्टली उन्होंने कोई चीज़ें होते हुए देखा नहीं, ना ही उसने कभी ऐसे इंसिडेंट्स में जो है वो माँ बाप को या अपने घर वालों को कभी बुलाया जिनके सामने इस तरीके से तू तो मैं हो रही हो या कुछ चीज़ें हो रही हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें हुई, जो हैरेसमेंट हुआ, ऑकरेंस हुआ, इसका कोई डायरेक्ट विटनेस मौजूद नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास। ये सेकंड पॉइंट। इसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का पॉइंट जो है ऑनरेबल जज ये कहते हैं, देखिए मानना पड़ेगा इतनी बारीकी नज़र और इतनी बारीकी सोच को। जज साहब ने कहा कि जब इनकी डेथ हुई, जब लड़की की डेथ हुई, तभी जो है वो 498A का और डाउरी का एलिगेशन लगाया गया, लेकिन इसके पहले कभी कोई डाउरी का एलिगेशन नहीं लगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर 2 महीने में उसे इतना सताया गया, इतना टॉर्चर किया गया, वो कम से कम एक एनसी तो फाइल करती और कम से कम कुछ तो चीज़ें करती, क्योंकि जैसे ही लड़की के बाप ने कहा कि उसका ऐसा नेचर ही नहीं था कि वो सारी चीज़ों को हज़म कर ले, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले और बर्दाश्त करके रह ले। उसका नेचर जो था वो बहुत ही गर्म दिमाग का और गुस्से वाला उसका नेचर था, जिसके वजह से देख के ऐसा लगता है कि भाई अगर उसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होती तो जाहिर सी बात है वो कोर्ट के सामने गई होती, पुलिस के सामने गई होती, कोई ना कोई एफआईआर दर्ज करने की कोशिश ज़रूर की होती। व्यूअर्स, ऐसे केसेस बहुत होते हैं जिसके अंदर फर्स्ट टाइम ही जो है 498 रजिस्टर कर दिया जाता है, कभी शादी के 1 साल के बाद, तो कभी शादी के 2 साल के बाद, या तो फिर शादी के कुछ महीनों के बाद। लेकिन जो टाइम पीरियड गुजरता है या शादी से लेकर एफआईआर दर्ज करने के बीच में, उस दरमियान कोई एक सिंगल एनसी तक फाइल नहीं होती। अगर इस लड़की को इतना प्रॉब्लम था तो पहले कोई ना कोई तो एनसी फाइल होना चाहिए था। डायरेक्टली आप आ जाते हो सीधा एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो ये भी चीज़ें जो है एक शक के दायरे में आती है। यही पॉइंट को पकड़ा इस मैटर के अंदर ऑनरेबल जज ने। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑनरेबल जज ने कहा कि जितने बार भी ये मैटर के अंदर डाउरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, उसे समझने के लिए हम सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को ही रेफ़र करेंगे। उसके अंदर बताया गया है कि भाई एक्चुअली डाउरी होती क्या है। जैसे कि मैंने इससे पहले बताया, डाउरी का मतलब ये होता है, यानी कि जहेज़ का मतलब ये होता है कि शादी के वक्त रखी गई शर्त, यानी कि ये आप चीज़ दोगे तो शादी होगी। इट शुड बी इन कंसिडरेशन ऑफ मैरिज। जैसे कि हम कहते हैं क्विड प्रो क्यू, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप पैसे देते हो, चीज़ें खरीदते हो, बिल्कुल उसी तरीके से शादी के तौर पर रखी गई ये शर्त होती है कि आप इतनी जहेज़ दो, या तो वो कैश हो, या तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, या कोई भी चीज़ हो। एक पार्टी दूसरी पार्टी से मांगती है शादी के लिए, शादी के कंसिडरेशन के तौर पर, यानी कि इस हाथ से पैसे दो और इस हाथ से अपने शादीशुदा होने का टाइटल ले जाओ। अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस है तो ही ये डाउरी है, अदरवाइज़ डाउरी नहीं है। जैसे ये केस के अंदर अगर मान भी लिया जाए कि वो जो चेन थी, गोल्ड चेन थी, वो बार बार उस चीज़ का डिमांड कर रहा था कि भाई तेरे बाप ने तो प्रॉमिस किया था, लेकर आ, और उस चलते जो है इस लड़की की डेथ हुई। लेकिन क्या ये चेन जो है वो शादी की शर्त थी? बिल्कुल नहीं। ऐसे कई बार जज ने उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया जज साहब ने कि इवन जो मांग की जाती है उसे आप डाउरी नहीं कह सकते। इवन पैसों की डिमांड या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आप जहेज़ नहीं कह सकते जब तक कि वो शादी की शर्त ना हो। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ये था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को रेफ़र किया। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि डाउरी की डिमांड रखी गई थी लड़के वालों की तरफ से। इसके अंदर डिमांड रखने वाला जो था वो लड़के का बड़ा भाई था, बल्कि वो दूल्हा नहीं था, यानी वो लड़का नहीं था। इसके अंदर वो सारी डिमांड रखी गई, घर, घोड़ा, गाड़ी, जिस तरीके से रखा जाता है कि आप घर भी देंगे, आप कार देंगे, आप जो है जहेज़ के तौर पे कैश भी देंगे और सोना भी देंगे। भारी भरकम जो है इसके अंदर एलिगेशन लगे थे। लेकिन इसके बावजूद भी लड़के को, यानी कि उसके हस्बैंड को, उस दूल्हे को इसके अंदर एक्विटल मिल गया, ये कहते हुए कि जो डिमांड रखा गया था ये लड़के के बड़े भाई ने रखा था, बल्कि उस लड़के ने नहीं रखा था। तो इसीलिए ये सेक्शन जो है 498A का और बाकी सारे सेक्शन जो हैं वो लड़के के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, जस्ट इसलिए क्योंकि वो अपने घर वालों के साथ था और साथ में बारात में आया था। सिर्फ ये चीज़ को लेके जो है आप ये एलिगेशन उस लड़के के ऊपर नहीं डाल सकते। इन चीज़ों को लेकर जो है कोर्ट ने कंसीडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दिया था। बिल्कुल इस चीज़ को इस मैटर के अंदर रखा गया और यही कहा कि भाई जो प्रोसिक्यूशन जो बता रहा है कि ये चेन की वजह से जो है इसको प्रताड़ित किया गया, तो ये चेन तो उसने खुद कहा कि मैं दूंगा। सारी की सारी चीज़ें उसने खुद कहा कि भाई मैंने अपनी मर्ज़ी से दिया। तो जो अपनी मर्ज़ी से दी गई चीज़ें होती हैं वो डाउरी नहीं होती, और इसी चीज़ को एम्फेसाइज करते हुए कोर्ट ने सारे के सारे एक्यूज़ को एक्विटल दे दिया। इसके अलावा और भी अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।